हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम मलूचरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके सेबी ग्रेड के एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। सब्जेक्ट का नाम है कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। सर, ये क्या रोज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी लेके आ जाते हो? आपको और कुछ नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लेक्चर्स लाइव सेशन चल रहे हैं मेरे एप्लीकेशन पे, तो आपके साथ भी उसी टॉपिक के ऊपर मैं एमसीक्यू शेयर करने आ जाता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट के कुछ एमसीक्यूज। सारे डिस्कस नहीं कर सकते, इसमें कोशिश करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी डिस्कस कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के ऊपर आपके साथ यूट्यूब पे कोई ना कोई डिस्कशन करी जाए, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में हो या फिर एक जनरल डिस्कशन हो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक में रख सके। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस। अगर आपको कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मेरे साथ प्रिपेयर करना है तो आप 30 आवर्स के अंदर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इंक्लूडिंग इंड एएस कवर कर सकते हैं, इसके ढेर सारे एमसीक्यूज के साथ भी। अगर लाइव सेशंस की बात करें तो आज लाइव डाउट सेशन है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, बोनस शेयर एंड राइट शेयर के ऊपर। कल एक ब्यूटीफुल सेशन रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है जी, कल था वो। आप उसका रिकॉर्डेड सेशन भी जाकर देख सकते हैं। चलो, ये हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेबी के एग्जाम को क्रैक किया, पीएफआरडी के एग्जाम को क्रैक किया एंड आईएफएससी के एग्जाम को क्रैक किया। चलो, आज के सेशन को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको कैसे एक्सेस करना है कोर्स को, उसके लिंक वगैरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। सर, हमने तो बेसिक पढ़ना था, ये AS2 कहां से आ गया? ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बोलता है the closing stock should be valued at lower of cost और net realizable value। ये स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करके दी गई है? अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। मेंस में नहीं आएगा बट प्री में तो आएगा। अब कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये? ए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बी अक्रूवल कॉन्सेप्ट, सी कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डी कंसिस्टेंसी या फिर ई कंजर्वेटिज्म। तो द करेक्ट आंसर इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर आपको लगता है आपके लॉसेस हो सकते हैं तो उनको रिकॉर्ड कर लो, आप प्रूडेंट होके चलो, अपने लॉसेस को अकाउंट फॉर करो। अगर आपको लगता है प्रॉफिट हो सकता है, उसको रिकॉर्ड मत करो। जब प्रॉफिट हो जाएगा, जब रियलाइज हो जाएगा, तभी रिकॉर्ड करना, ठीक है जी। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट को बात करें वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में इन्वेंट्री की, तो कहता है जी अगर इन्वेंट्री आप 100 रुपए की खरीद के लेकर आए और जब आप बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हो, अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हो, मार्केट के अंदर ये 80 रुपीज की ट्रेड कर रही है, तो कह रहा है आप अपनी बुक्स में इसको 80 रुपीज का ही लिखो, 100 का मत लिखो। चाहे आपने 100 रुपए दिए बट मार्केट में आज के दिन पे ये 80 ही रियलाइज कर रही है, तो आप अपना लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो, कंजर्वेटिव होके चलो। कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट मतलब 100 रुपए, नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज 80 रुपीज। कह रहा है इसमें से लोअर पे आप उसको वैल्यू करो। वहीं अगर बात करें, आप 100 रुपए का स्टॉक लेकर आए, ठीक है, 100 रुपए का स्टॉक लेकर आए, मार्केट के अंदर ये 150 का ट्रेड कर रहा है जब आप अपनी बुक्स को क्लोज कर रहे हो, तो कह रहे हैं इस केस में भी आप अपनी स्टॉक को वैल्यू करेंगे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर 100 पे। कह रहा है अभी 150 पे रिकॉर्ड मत करो, ठीक है, प्रॉफिट होने वाला है आपको, बट जब हो जाएगा तभी रिकॉर्ड करना। कंजर्वेटिज्म ये कहता है लॉस को अकाउंट करो, प्रॉफिट्स को नहीं। प्रॉफिट जब होंगे तभी देखेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। इन द अकाउंटिंग इक्वेशन व्हाट डज द टर्म लायबिलिटी रेफर टू? लायबिलिटी होती क्या है? ए रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को लायबिलिटी कहते हैं, ये बोल रहा है। बी आउटसाइडर्स इक्विटी, सी क्लेम्स ऑफ ओनर, डी एसेट्स या फिर ई ट्रेड पेबल। देखो, आपको जो भी ऑप्शंस मिलते हैं उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको चूज करना होता है। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल एक लायबिलिटी तो है, बट क्या वो करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर है आउटसाइडर्स इक्विटी। ये आउटसाइडर इक्विटी क्या होता है? इक्विटी की बात करें तो वो ओनर्स होते हैं जी, हमारा हमारा पैसा लगा हुआ है इस बिजनेस के अंदर, हम इसके मालिक हैं। आउटसाइडर इक्विटी की बात करें तो ये ओनर्स के अलावा जिन्होंने पैसा दे रखा है बिजनेस में, उनको आउटसाइडर इक्विटी बोलते हैं। तो लायबिलिटी की करेक्ट डेफिनेशन, करेक्ट जो ऑप्शन है वो है आउटसाइडर्स इक्विटी, ठीक है ना। लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल थोड़ा ना आते हैं, आउटसाइडर्स इक्विटी ने जिस फॉर्म में भी पैसा दे रखा है, चाहे लोन दे रखा हो चाहे क्रेडिटर्स हो, सारा का सारा पैसा आउटसाइडर्स इक्विटी बोला जाएगा, जिसमें ओनर्स का पैसा नहीं है, बाहर वालों का पैसा लगा पड़े। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जी, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसका दूसरा क्वेश्चन है ये। चलो जी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट व्हाट हैपेंस व्हेन द ओनर ऑफ अ कंपनी रेंट्स स्पेस इन एन ऑफिस बिल्डिंग ही पर्सनली ओन्स? उसकी खुद की बिल्डिंग है, उसने बिजनेस को रेंट पे दे दी, तो कह रहा है हो सकता है ऐसा? अगर हो सकता है तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा? ए दिस इंक्रीजेस द ओनर इक्विटी इन द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी। ओनर की इक्विटी बढ़ गई, कह रहे हैं जी ओनर ने बिल्डिंग दे दी है,
उसकी इक्विटी बढ़ गई, कैपिटल बढ़ गई उसकी एक तरह की। बी, दिस रेंट एक्सपेंडिचर इज अ वैलिड एक्सपेंस टू द कंपनी and is taxable income to the owner. C, the owner is not allowed to rent space to his own company. D, the office building becomes an asset of the company. E, the owner receives no benefit from renting space to his own company. So जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि बिजनेस अलग है और उसके ओनर शेयर होल्डर्स अलग है। अगर एक ओनर ने, एक डायरेक्टर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बिजनेस के यूज के लिए दिया है तो वो उससे रेंट को चार्ज कर सकता है। जी मेरा बिजनेस अलग है, मेरे पर्सनल खर्चे वगैरह अलग हैं, तो इस केस के अंदर अगर मैंने अपनी बिल्डिंग को बिजनेस के यूज के लिए दिया है, उससे मैं रेंट को चार्ज कर सकता हूँ। सो करेक्ट आंसर है बी। अगर बात करें, इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करें, बिजनेस का क्या कहते हैं, आपका बिजनेस चल रहा है किसी ना किसी चीज का। अब जो ओनर है वो पर्सनल खर्चे, वो गया लंच करने अपनी बीवी के साथ और उसने बोला ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है। उसने जाके बिल लगा दिया अपने बिजनेस के अंदर कि ये मैंने जो लंच खाया ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बीच में आके खड़ा हो जाएगा, कह रहा नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, ये आपका बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये आपका पर्सनल खर्चा है। तो इसको आप कैपिटल से, जो आपने कैपिटल दे रखी है उससे रिड्यूस कर दूंगा मैं, ये आपकी ड्राइंग है। अगर हमसे आप पैसा लोगे तो आपकी कैपिटल को उतने से कम कर दिया जाएगा। अगर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात चल रही है तो एक क्वेश्चन जो काफी ज्यादा बार एग्जामिनेशन में आया है वो है डेप्रिसिएशन के ऊपर। ये डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चार्ज करी जाती है? जी एक आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है यार आपको जिस साल रेवेन्यू वगैरह इनकम हुए ना उसके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है उनको मैच करो, उनको मैच करो। इनकम हुई उसके रिलेटेड आपने जो भी खर्चे करे उसको मैच करो। अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो हमारा फिक्स्ड एसेट है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। अब एक फिक्स्ड एसेट से मैं अगले 5 साल या 10 साल तक इनकम कमाता हूं, तो डेप्रिसिएशन का मतलब ही है कि जितने साल तक आप बेनिफिट लेंगे, उस एसेट का जितने साल तक बेनिफिट लेंगे, जितने साल तक आप इनकम कमाएंगे उतने सालों में आप उस प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट को डिवाइड करें, डेप्रिसिएट करें। ठीक है जी, इसलिए डेप्रिसिएशन मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट आर द थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स टू कंसिडर फॉर सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। चाहे आप किस भी लेवल की पढ़ाई करके आ चुके हो, बट कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में गलत कर सकते हैं। क्या पता ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। व्हाट आर द थ्री मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स टू कंसिडर फॉर सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी आप चूज करने वाले हो भाई, किस अकाउंटिंग पॉलिसी के थ्रू मैं अकाउंट्स वगैरह लिखूंगा, बुक्स वगैरह बनाऊंगा। कह रहा है अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करने से पहले आपको क्या देखना होता है? ए, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म या फिर मटेरियलिटी। बी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी। सी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी। डी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। ई, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर, काफी लोगों को मतलब कंफ्यूजन हो रही होगी वर्ड्स के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज ए, प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटेरियलिटी। जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करते हैं तो उसमें एक प्रूडेंस का मतलब होना चाहिए, क्या कहते हैं, से होना चाहिए, मतलब एज एन आपको कंजर्वेटिव होके एक अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करना है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। तो आप प्रूडेंस होते हुए अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करेंगे कि हाँ हमने इसमें ज्यादा प्रॉफिट्स, हमने अपने प्रॉफिट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, एक जो सही पॉलिसी हमने उसको चूज करा, इसमें हमारा ज्यादा, बल्कि क्या कहते हैं, अगर आगे जाके कभी लॉस वगैरह हो भी सकता है ना तो उसको अकाउंट फॉर करा जाएगा। हम प्रूडेंट होकर अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करें, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज नहीं करा जिसमें हमारे प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। ठीक है जी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है? देखो, लीगली आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करने का, बट आप उसको चूज करते हैं जो बेटर रिप्रेजेंटेशन देती है, जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देती है आपके स्टेक होल्डर्स को। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है? लीगली चाहे आपको कुछ भी अलाउड हो, बट आप उस पॉलिसी को चूज करो जो मतलब एक बेटर रिप्रेजेंटेशन दे आपके अकाउंट्स का। मटेरियल बातों की बात करें तो कह रहा है कि यार कुछ बातें इमटेरियल होते हैं, आप उन अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज करो जो एक्चुअल में स्टेक होल्डर्स के डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन पे इंपैक्ट डाले। मटेरियल बातों को आपको अकाउंट फॉर करना है, अगर इमटेरियल है तो उसको छोड़ दिया जाए। अगर दूसरे ऑप्शन से कंपेयर करें तो अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई एक्यूरेसी वगैरह थोड़ी ना होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी थोड़ी ना कोई कंप्लीट वगैरह होती है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये आपके फाइनेंशियल मेजर्स है, ये नहीं आएगा। डी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। अकाउंटिंग पॉलिसी की अपनी खुद की थोड़ी ना कोई इंटेग्रिटी होती है, हमें अलग अलग ऑप्शन दे दी गए, अलग अलग पॉलिसी दे दी गई, अब हमें उसमें से कुछ चूज करना है जो हमारे बिजनेस के हिसाब से हमें हेल्प करेगा, हमारे बिजनेस के हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है। ई, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग पॉलिसी का पर्पस ये नहीं कि आप कंपेयर कर सको, अकाउंटिंग पॉलिसी आपको चूज करनी है आपके बिजनेस के हिसाब से, आपको थोड़ा ना किसी और से कंपेयर करना जाके। ठीक है जी।
ओके जी, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Vouchers which records a transaction that entails multiple debit and credit and one credit and debit is called। एक जगह, अच्छा डबल एंट्री सिस्टम होता है आपका जो भी अकाउंटिंग होती है। अब उसके अंदर कह रहा है वाउचर्स में आप रिकॉर्ड करते हो, कह रहा है एक जगह मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट आ रहे हैं और एक जगह उसका कॉरस्पॉन्डिंग वन डेबिट या क्रेडिट है। इसका मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैसे हो रही है, मल्टीपल डेबिट एंड क्रेडिट, मल्टीपल डेबिट, ये मल्टीपल, एक चीज को डेबिट करा, एक चीज को क्रेडिट करा, एक चीज को डेबिट करा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेट इंपैक्ट है उसको डेबिट या क्रेडिट करा। ये तो डबल एंट्री है ना, ठीक है ना। आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी हमेशा इक्वल रहेंगे, टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी। अब यहाँ पर बोल रहा है इस टाइप के वाउचर को क्या बोलता है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, सी कंपाउंड वाउचर, या फिर डी जनरल वाउचर, या फिर ई कॉम्प्लेक्स वाउचर। तो इसका करेक्ट आंसर है कंपाउंड वाउचर। अगर बात करें, एक ऐसे वाउचर्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट है, डेबिट एंड क्रेडिट, एक ही एंट्री के अंदर आपने पांच ही एंट्री को मिक्स कर दिया, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स वाउचर स्लैश जनरल वाउचर, ठीक है ना। कंपाउंड वाउचर का मतलब है कि एक जगह, मतलब मल्टीपल एंट्रीज है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही अकाउंट में आपकी क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन हुई है, मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट जो एक अकाउंट को इंपैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मल्टीपल डेबिट्स एंड क्रेडिट है जो मल्टीपल अकाउंट्स को इंपैक्ट करे तो वो एक जनरल वाउचर या फिर कॉम्प्लेक्स वाउचर है। परफेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जनरल डोनेशन एंड लेगेसीज आर क्रेडिटेड टू, कहां पे जाता है ये वाला पैसा, ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सी कैपिटल फंड, डी असेट्स एंड लायबिलिटी, ई अदर इनकम। अच्छा क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रेडिट की बात करेंगे, मतलब ये एक इनकम नेचर का दिखा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। जो मुद्दे की बात है वो ये है, देखो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जनरल डोनेशन तो इनकम हो सकती है, बट लेगेसीज कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। लेगेसी क्या होता है, कोई बंदा मरा, अपनी विल वगैरह लिख के, उसके बाद वो पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो एक संस्था को मिल गया, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल गया। तो लेगेसीज को जनरली आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, इसको कैपिटल माना जाता है। ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, आपको दोनों बातें मिक्स करके दे दी गई कि एक तो देखो, एक जो जनरल डोनेशन है वो इनकम रिप्रेजेंट कर रही है, और लेगेसी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों को कह रहा है कहां पे क्रेडिट करेंगे। अब इसके अंदर आप आंसर क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जो मुद्दे की बात है। सो करेक्ट आंसर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इस केस के अंदर अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आपको जो फर्स्ट बात लिखी हुई है जनरल डोनेशन लिखा हुआ है, आपको उसी का नेचर अप्लाई करना है लेगेसीज के ऊपर, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन वगैरह दे रखी है आपकी बुक्स के अंदर, कह रहा है जी लेगेसीज वगैरह अगर मिलती ही रहती है, एक रेगुलर नेचर की लेगेसीज हमें, हमारी जो संस्था है उसमें लोग डोनेशन लेगेसीज के फॉर्म में करते हैं, मरते हैं मतलब कुछ टाइम के बाद जब भी उनका लेगेसी विल वगैरह लिखी होती है, उनका हमें क्या कहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाती है। कह रहा है अगर ये एक तरह का रेगुलर नेचर का है, छोटे अमाउंट्स का है, तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो। बट इस केस के अंदर आपको जो आपका फ्रेम करा गया क्वेश्चन, उसके अंदर पहले जनरल डोनेशन को लिखा गया, इसलिए हमने उसको एक क्या कहते हैं मेजर कंपोनेंट माना, और इस पूरी ट्रांजैक्शन को, जनरल डोनेशन एंड लेगेसी को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया। सर हमें पैसा मिला है तो इसको हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं डालना चाहिए, हमें तो पैसा मिला होगा ना, डोनेशन किसी ने दिया है तो। जी यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करा गया कि किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर बात करते हैं आपको जनरल डोनेशन मिले हैं, पैसा मिला है, किस अकाउंट में डेबिट होगा। अगर बात करें कैश अकाउंट की, रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर अगर आपको पैसा मिलता है तो वो डेबिट होता है। क्वेश्चन के अंदर ही पूछ रहा भाई क्रेडिट किस अकाउंट में होगा, तो यहाँ पर आंसर आपकी इनकम सारी की सारी क्रेडिट होती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट भी आपके सिलेबस में है, कह रहा है उसके कौन से सेक्शन के अंदर अ चैरिटेबल ट्रस्ट हैज टू टेक अ रजिस्ट्रेशन टू गेट टू एग्जेम्प्ट इट्स इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स लायबिलिटी। सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 12A, सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 80C एंड सेक्शन नंबर 80G। आपके एग्जाम के लिए सारे के सारे, मतलब सेक्शन नंबर देखो बड़े सारे हो जाएंगे, बट जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है उनके तो आपको सेक्शन नंबर याद करने पड़ेंगे, चाहे किसी भी एक्ट के अंदर हो, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आता है, चैरिटेबल ट्रस्ट को अगर अपने इनकम को एग्जेम्प्ट कराना है तो किस सेक्शन में जाके इनकम टैक्स वालों से रजिस्ट्रेशन मांगना पड़ेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन नंबर 12A। अब जो आप डोनेशन करते हो आपको जो डिडक्शन मिलती है वो है सेक्शन नंबर 80G की, तो आपको डिफरेंस वगैरह पता होना चाहिए। इसके अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम को एग्जेम्प्ट करा जा रहा है, ओके ना। अगर वो 12A के अंदर जाके अपना मांगेंगे
इनकम टैक्स वालों से, हाँ जी हम देखो चैरिटी का काम कर रहे हैं, हमारे को जो भी डोनेशन देते हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दो। ये हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं सेक्शन नंबर 12A की। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, हॉस्पिटल इन इंडिया कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज, हॉस्पिटल जो काम कर रहे हैं वो कैसे रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते? ए चैरिटेबल ट्रस्ट, बी चैरिटेबल सोसाइटी, सी चैरिटेबल पार्टनरशिप, डी कंपनी, या फिर ई कैन बी रजिस्टर्ड एज एनी ऑफ द अबव। तो द करेक्ट आंसर इज चैरिटेबल पार्टनरशिप। चैरिटेबल पार्टनरशिप में आपका कोई वर्ड ही नहीं होता। याद करिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप बनता ही दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप होती है, चैरिटी के लिए पार्टनरशिप नहीं होती। बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होगी और कहेंगे हम अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ठीक है ना। याद करेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन को। ओके जी, ओके जी, आपके सामने पार्टनरशिप की डेफिनेशन भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बड़े सारे फीचर है, कह रहा है कौन सा एक फीचर नहीं है? ए को ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, B agreement, C mutual agency, D business, E two or more person. So the correct answer is co-ownership of property. ऐसा नहीं, अगर आपको बिजनेस करना है तो जो भी प्रॉपर्टीज के अंदर काम चल रहा है, फिर कुछ भी है, आपको प्रॉपर्टी अगर एक ओन करनी है, कुछ भी है, तो उसमें को ओनरशिप होनी जरूरी है। को ओनरशिप ना भी हो तभी भी चलेगा, आपके बीच में अग्रीमेंट होना जरूरी है, दो बंदे मिलकर काम करें, हाँ जी अग्रीमेंट है। म्यूचुअल एजेंसी, अगर एक पार्टनर कोई काम करता है तो उसके लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। डी बिजनेस होना चाहिए, कोई पार्ट वो चैरिटी का काम नहीं होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। ई दो से ज्यादा पर्सन तो होना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए। ओके जी, को ओनरशिप प्रॉपर्टी ऐसा कोई भी क्या कहता है रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कैन बी। एलएलपी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। अगर बात करें पार्टनरशिप फर्म की, तो उसके अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? तो बोला है उसके अंदर, पार्टनरशिप के एक्ट के अंदर, कि 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, बट इसको रिस्ट्रिक्ट करा है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन ने। कंपनीज रूल ने बोला है कि अगर आपको 50 लोगों से ज्यादा काम करना है तो आपको कंपनी फॉर्म करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स बनाने की लिमिट को सेट करा कंपनीज एक्ट ने, जिसको 50 पे रोक दिया गया, 50 पे रोक दिया गया। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा पार्टनरशिप के ऊपर, तो आपको 50 मार्क का कहना मैक्सिमम जो पार्टनर्स की लिमिट है। वहीं अगर एलएलपी की बात करें तो एलएलपी एक सेपरेट एक्ट है, इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर कोई भी प्रोविजंस नहीं डाले मैक्सिमम नंबर के ऊपर। तो एलएलपी के अंदर आज के दिन पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर्स बन सकते हैं, ठीक है जी, समझ में आता है। कंपनीज एक्ट ने नॉर्मल पार्टनरशिप को रोक दिया कि आप उसमें 50 से ज्यादा लोग नहीं फॉर्म कर सकते, नहीं पार्टनर बन सकते। अगर आपको तब बिजनेस को कैरी ऑन करना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक कंपनी के अंदर। ओके जी, तो यहाँ पर आपके कुछ एमसीक्यूज खत्म होते हैं, डिस्कस होते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे। ओके टाटा, बाय बाय।